नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत साइप्रस के बीच राजनयिक प्रशिक्षण, नवाचार, तकनीक, उच्च शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में अहम समझौते। प्रधानमंत्री ने कहा, रणनीतिक साझेदारी द्विपक्षीय संबंधों को देगी नई गति। आतंकवाद के खिलाफ एक्शन के लिए संयुक्त वर्किंग ग्रुप बनाने पर दोनों देश हुए सहमत। अब घुसपैठ पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। गृहमंत्री अमित शाह ने की स्मार्ट बॉर्डर योजना की घोषणा। सीमा की सुरक्षा ग्रिड, ड्रोन, रडार और उन्नत कैमरे से होगी निगरानी। जोधपुर में रेलवे विकास का नया अध्याय शुरू। जोधपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस कोच की संख्या बढ़ाकर किया गया 20। जैसलमेर अहमदाबाद के बीच भी नई ट्रेन सेवा शुरू। हाईकोर्ट के फैसले के बाद शंखों की ध्वनियों के साथ भोजशाला में हुई महाआरती। सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल। उत्सव जैसा नजर आया माहौल। भारत ने अग्नि-1 मिसाइल का किया सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर से हुई सफल टेस्ट लॉन्चिंग। स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड की निगरानी में हुआ परीक्षण। परीक्षण में सभी ऑपरेशनल और तकनीकी मानक सफल साबित। देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। कई हिस्सों में हीट वेव और तेज तपिश से तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार। पिछले 4 दिनों में बिजली की खपत के टूटे रिकॉर्ड। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। भारत और साइप्रस ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के रूप में बदल दिया है। भारत की राजकीय यात्रा पर आए साइप्रस के राष्ट्रपति निकोल क्रिस्टोडोलाइड्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों देशों के मूल्य लोकतंत्र और संप्रभुता से जुड़े हैं। ऐसे में साहसिक ऐतिहासिक कनेक्ट भविष्य में और भी प्रगाढ़ होंगे। हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच व्यापक तौर पर प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी हुई। दोनों ही देश निवेश, नौवहन, शिपिंग निर्माण, वित्त प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर तक ले जाने के लिए सहमत हुए। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरीटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी। हम साइप्रस के साथ मिलकर गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबल फाइनेंशियल और सर्विसेज हब बनाने के विजन को गति देंगे और दोनों देशों के इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच कनेक्ट बढ़ाएंगे। विदेश मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया पर साझा जानकारी के मुताबिक इस यात्रा और दोनों नेताओं की आपसी मुलाकात के बाद कुल 14 लिस्ट ऑफ आउटकम सामने आए हैं, जिसमें रणनीतिक साझेदारी के अलावा आतंकवाद, व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, राजनयिक प्रशिक्षण, तकनीक व नवाचार, साइबर सुरक्षा, डायलॉग, सर्च और रेस्क्यू पर समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि साइप्रस भारत में 10वां बड़ा निवेशक देश है। बीते 10 साल में ये निवेश 2 गुना हुआ है। इसे अगले 5 साल में मौजूदा स्तर से 2 गुना करने का लक्ष्य भी रखा गया है। वहीं साइप्रस के राष्ट्रपति ने संप्रभुता के प्रति भारत के आग्रह की सराहना की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और नई चुनौतियों के खिलाफ दोनों देश एकमत हैं। And I'm very pleased that one of the deliverables today is the creation of a joint task force on cooperation in key sectors such as infrastructure, shipping, and economic cooperation.
And at the same time, I'm very pleased that building on the joint declaration on the implementation of our strategic partnership agreed during Prime Minister's visit last year, our two countries signed today a series of memoranda of understanding and a roadmap to further deepen cooperation across strategic sectors. Together, these agreements reflect both the breadth of our partnership and our shared commitment. रक्षा, सुरक्षा, बुनियादी ढांचा निर्माण कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत और साइप्रस सहयोग और बढ़ाएंगे। वैश्विक संघर्ष को लेकर दोनों देशों ने संयुक्त बयान के दौरान शांतिपूर्ण हल निकालने के आग्रह को दोहराया। राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडस ने राजघाट जाकर सत्य अहिंसा के मूल्यों को जीवंत करने वाले महात्मा को श्रद्धांजलि दी। अस्थिर दुनिया में भारत ने भी संघर्षों के कूटनीतिक हल पर जोर दिया। साइप्रस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से जहां आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, रक्षा, समुद्री क्षेत्र, आधुनिक तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा गया, वहीं एक अच्छी खबर यह है कि अगले साल से साइप्रस में भारत का यूपीआई काम करने लगेगा। कैमरामैन राजेश रेकी के साथ चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की तस्वीरें साझा की। एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि दिल्ली में राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से मिलकर खुशी हुई। हमने भारत और साइप्रस की दोस्ती को और मजबूत बनाने पर विस्तार से बात की। दोनों देशों के अच्छे रिश्तों को देखते हुए हमने अपनी दोस्ती को रणनीतिक साझेदारी में बदलने का फैसला किया है। हमारा रिश्ता साझा मूल्यों पर आधारित, मजबूत और भविष्य को ध्यान में रखने वाला है। दोनों देशों के बीच बढ़ता निवेश खुशी की बात है और आने वाले समय में व्यापार और आर्थिक संबंधों को और आगे बढ़ाया जाएगा। भारत और साइप्रस के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक में व्यापार, निवेश, शिक्षा, संस्कृति और सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। साइप्रस के राष्ट्रपति के रूप में निकोस क्रिस्टोडोलाइडस का भारत का ये पहला दौरा है। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी कि दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग को और मजबूत बनाने के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने पर जोर दिया है। साथ ही साइप्रस ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन करते हुए इस दिशा में साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। Honorable Prime Minister Modi and President of Cyprus held wide-ranging discussions in the meeting at Hyderabad House today. Discussions focused on enhancing cooperation in trade and investment, defense, maritime security, financial connectivity, technology and innovation, mobility, education, culture, and India-EU engagement. They also exchanged perspectives on regional and global issues of concern. Both leaders reiterated their commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए, जिसमें कूटनीतिक प्रशिक्षण, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्रों में समझौते शामिल हैं। Both sides exchanged various government-to-government MOUs and agreements signed during the visit. I would like to just touch upon the MOUs agreements signed. An MOU on establishing a joint working group on counter-terrorism. An MOU in the field of diplomatic training between the Sushma Swaraj Institute of Foreign Service and the Diplomatic Academy of Cyprus. An MOU on cooperation in the field of higher education and research. An MOU on cultural collaboration and cooperation. MOU on innovation and technology. This is signed between the Ministry of Research, Innovation and Digital Policy of the Republic of Cyprus and our Metis Ministry.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स का स्वागत किया और उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के संबंध विश्वास, सद्भावना और आपसी सहयोग पर आधारित है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते अब रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच चुके हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों की गहराई और मजबूती को दर्शाता है। साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू ने दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, कनेक्टिविटी, समुद्री सहयोग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्र में सहयोग की व्यापक संभावनाओं पर जोर दिया। संपन्न हुए एग्रीमेंट्स ने हमारी साझेदारी नींव को और सुदृढ़ किया है। भारत साइप्रस संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक उन्नत किया जाना इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये वास्तव में उस भरोसों को दर्शाता है जो दोनों देशों के बीच कई दशकों से रहा है और आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए ये अवसर खोलता है। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, फाइनेंस, समुद्री मामला, शिक्षा, संस्कृति तथा लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग अत्यंत मजबूत है। धार के ऐतिहासिक भोजशाला में आज शुक्रवार बेहद खास रहा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ द्वारा भोजशाला परिसर को मंदिर और संस्कृत अध्ययन केंद्र माने जाने के फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था जब यहां नमाज अता नहीं की गई और पूरे परिसर में पूजा अर्चना और महाआरती का आयोजन हुआ। देखिए मध्य प्रदेश के धार जिले से डीडी न्यूज संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की खास रिपोर्ट। सदियों से विवादों के केंद्र में रही धार की भोजशाला में शुक्रवार को एक नई तस्वीर देखने को मिली। हाई कोर्ट के फैसले के बाद पहली बार यहां केवल पूजा अर्चना और वाग देवी की आराधना हुई। शंखनाद, मंत्रोच्चार और जयकारों के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोजशाला पहुंचे और मां वाग्देवी का आशीर्वाद प्राप्त किया। हाई कोर्ट का निर्णय आया है जो इस परिसर पर कलंक लगा था। भोजशाला कमल मौलाना मस्जिद, हाई कोर्ट ने इसको कमल मौलाना मंदिर के नाम से स्थापित किया है और यह हिंदू समाज का बहुत बड़ी जीत है। आने वाले समय में लंदन में जो प्रतिमा है वो यहाँ की विराजित होगी। अभी हमने उसकी प्रतीकात्मक प्रतिमा स्थापित करके यहाँ पूजन प्रारंभ कर दिया है। सनातन धर्मियों के लिए, हिंदुओं के लिए सर्वोत्कृष्ट दिवस है, क्योंकि राजा भोज का यह स्थल 1000 वर्ष पुराना है और यहाँ जो अतिक्रमण शुक्रवार का है वो 400 वर्षों बाद हुआ। मतलब तो ये एक अतिक्रमण था। उस अतिक्रमण को सभी साक्ष्यों के माध्यम से हाईकोर्ट ने नलीफाई कर दिया और नलीफाई हो जाने के बाद में इसको पूर्ण मंदिर घोषित कर दिया। भोजशाला मामले में उच्च न्यायालय के फैसले के बाद पहला शुक्रवार होने के कारण जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क दिखा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन, सीसीटीवी कैमरों और हाई राइज निगरानी के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग की गई। माननीय उच्च न्यायालय और एएसआई के जो भी निर्देश थे उनका पूर्ण रूप से पालन करवाया गया है। भोजशाला में जिस तरह से एएसआई के द्वारा और हाईकोर्ट के द्वारा पूजा के निर्देश थे वहाँ पूजा हुई है और मुस्लिमों द्वारा भी अपनी जो जुम्मे की नमाज है वो अपने आसपास की नज़दीकी मस्जिदों में अदा करी गई। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक आयोजित महाआरती में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस दौरान भोजशाला आंदोलन से जुड़े उन परिवारों का भी सम्मान किया गया जिनके परिजन वर्ष 2003 के आंदोलन के दौरान जान गंवा बैठे थे। श्रद्धालुओं ने उन्हें नमन करते हुए संघर्ष और बलिदान को याद किया। वहीं धार की अन्य मस्जिदों में जुम्मे की नमाज अदा की गई, जबकि भोजशाला परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद रही। भोजशाला में शुक्रवार का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। जहां नमाज अदा की जाती थी वहां अब पूजा अर्चना और महाआरती संपन्न हुई है। वहीं हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद लोग यहां का माहौल देखने कई राज्यों से आ रहे हैं। कैमरा पर्सन कुमार गौरव के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, धार। सीमा की सुरक्षा अब सिर्फ चौकियों, तारबंदी की कहानी नहीं रही, बल्कि एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन निगरानी और रियल टाइम सुरक्षा तंत्र के नए युग में प्रवेश कर रही है। भारत अब अपनी सीमाओं पर ऐसी अभेद्य सुरक्षा दीवार खड़ी करने जा रहा है जहां हर गतिविधि पर तकनीकी और पैनी नजर होगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने न केवल स्मार्ट बॉर्डर ग्रिड सिक्योरिटी ग्रिड का ऐलान किया है, बल्कि घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव को भी राष्ट्रीय सुरक्षा के केंद्र में ला दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीएसएफ के 60वें स्थापना वर्ष तक गृह मंत्रालय पूरे बॉर्डर नेटवर्क को एक यूनिफॉर्म स्मार्ट सर्विलांस आर्किटेक्चर में बदल देगा। सरकार का लक्ष्य अगले 1 साल में ऐसी इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ग्रिड तैयार करना है जिसे प्रैक्टिकली अभेद बनाया जा सके। इस स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम में ड्रोन्स, रडार, थर्मल इमेजिंग कैमरास, मोशन सेंसर्स, एआई सर्विलांस और इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम का इस्तेमाल होगा। यानी सीमा सुरक्षा अब सिर्फ फेंसिंग और मैन पावर आधारित मॉडल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि टेक्नोलॉजी ड्राइवन बॉर्डर वॉरफेयर सिस्टम में बदल जाएगी। त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चुन कर बंद करना, समाप्त करना, ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। अमित शाह ने साफ कहा कि इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फोकस बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर होगा, यानी इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग, फेक करेंसी, नारकोटिक्स नेटवर्क और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पर अब हाईटेक निगरानी रखी जाएगी। गृह मंत्री ने बीएसएफ जवानों को भरोसा दिलाया कि स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लागू होने के बाद उनका काम पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा और सुरक्षित और प्रभावी होगा। सरकार का संदेश साफ है कि सीमा सुरक्षा में अब ह्यूमन डिप्लॉयमेंट के साथ टेक्नोलॉजी मल्टीप्लायर जोड़ा जाएगा। इसके बाद अमित शाह ने इन्फिल्ट्रेशन को लेकर सरकार की नई रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि वर्षों से चल रहे इन्फिल्ट्रेशन नेटवर्क को निर्णायक रूप से खत्म किया जाए। गृह मंत्रालय ने जल्द ही त्रिपुरा, असम और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेगा ताकि इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को तैयार किया जा सके। अमित शाह ने बीएसएफ से कहा कि अब सिर्फ सीमा पर चौकसी पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि जिला प्रशासन, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और स्थानीय नेटवर्क को भी इन्फिल्ट्रेशन डिटेक्शन सिस्टम का हिस्सा बनाया जाएगा। यानी बॉर्डर सिक्योरिटी अब सीमा चौकियों से निकलकर डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटेलिजेंस ग्रिड में बदलती दिखाई दे रही है। आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने नक्सलवाद के खिलाफ अभियान का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने नक्सल मुक्त भारत का अभियान शुरू किया था तब कई लोगों ने इसे असंभव बताया था, लेकिन केंद्र सरकार अपने फैसले पर अडिग रही और आज दशकों पुरानी नक्सल समस्या निर्णायक रूप से कमजोर हो चुकी है। अमित शाह ने साफ संकेत दिया कि अब उसी एग्रेसिव सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ लागू किया जाएगा। मैं कई सारे रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने मुझे कहा था कि नक्सल मुक्त अभियान हाथ में मत लीजिए, हो नहीं सकता, इनसे संवाद कीजिए। मुझे भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहा था, मगर भारत सरकार अड़ग रही। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, राज्य की पुलिसें सब लगे रहे और 5 दशक पुरानी समस्या आज देखते 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 समाप्त होकर भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। इस पूरी रणनीति का तीसरा और सबसे संवेदनशील हिस्सा है हाई पावर डेमोग्राफी मिशन। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द इस मिशन की घोषणा करेंगे। इसके तहत बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और सेंसिटिव एरियाज में डेमोग्राफिक मैपिंग, पॉपुलेशन ट्रेंड एनालिसिस और आइडेंटिफाइड इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट्स की मॉनिटरिंग की जाएगी। यानी अब सिक्योरिटी एजेंसी सिर्फ बॉर्डर मूवमेंट ही नहीं, बल्कि डेमोग्राफिक चेंजेस, सस्पिशियस सेटलमेंट पैटर्न्स और इलीगल हैबिटेशन क्लस्टर्स पर भी नजर रखेंगी। यह साफ संकेत है कि सरकार इन्फिल्ट्रेशन को सिर्फ सीमा सुरक्षा नहीं, बल्कि डेमोग्राफिक सिक्योरिटी चैलेंज के रूप में भी देख रही है। साफ है, केंद्र सरकार अब घुसपैठ को सिर्फ सीमा पार की समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, डेमोग्राफिक स्टेबिलिटी और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सीधी चुनौती मान रही है।
और संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, अब सीमा सुरक्षा सिर्फ तारबंदी और चौकियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ड्रोन्स, एआई सर्विलांस, डेमोग्राफिक इंटेलिजेंस और रियल टाइम सिक्योरिटी ग्रिड के सहारे भारत अपनी सीमाओं को अभेद बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। यानी आने वाले समय में घुसपैठ के खिलाफ लड़ाई और ज्यादा आक्रामक, तकनीक आधारित और निर्णायक दिखाई देने वाली है। देवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। देश की आज़ादी के बाद जालौर के लोगों का जो सपना था वो अब जाकर साकार हुआ है। राजस्थान के जालौर को पहली बार दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन मिली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जालौर से भुज दिल्ली स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, साथ ही ट्रेन में उन्होंने यात्रा भी की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मौके पर डीडी न्यूज़ से खास बातचीत की। देखिए हमारे संवाददाता महेश दाधीच की खास बातचीत। जालौर की नई सेवा जो है वो शुरू हो गई। आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा अरसा जो है वो लग गया था यहाँ पर इस सेवा को शुरू करने में। कैसा आप देखते हैं, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है? ये ज़रूर बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और ये संभव इसलिए हो पाया है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे का इस दशक में बहुत विस्तार किया है और इसी कारण से आज जालौर, पाली और भुज को डायरेक्टली दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी मिली है। बहुत हर्ष है लोगों में और जिस तरह से जालौर का तो समझिए आप 1947 के बाद में पहली बार ये कनेक्टिविटी दिल्ली की सीधी हुई है, तो सभी का बहुत आनंद है। पहले लोग बदल बदल के गाड़ी जाते थे, अब सीधी दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी हुई। आनंद है, आप यात्रियों से भी सर केवल 800 करोड़ और आज 10,000 करोड़ तक का राजस्थान का बजट पहुंच गया है। हाँ जरूर, मोदी जी ने जिम्मेदारी लेने के बाद से राजस्थान के लिए बहुत अच्छा रेलवे के नेटवर्क को बढ़ाने का काम किया है और इसमें आज बजट करीब 10,000 करोड़ से अधिक का है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अभी मंच से प्रोजेक्ट्स की पूरी सूची सभी आपके सामने रखी है। कितना काम चल रहा है तेजी से, स्टेशंस नवनिर्माण हो रहा है, डबलिंग हो रही है, कहीं पे थर्ड लाइन बन रही है। मतलब जिस तरह का काम चल रहा है उससे आने वाले समय में राजस्थान में प्रचुर मात्रा में नई गाड़ियां चालू होंगी। सर आज पैसेंजर्स के साथ यात्रा कर रहे हैं, मैं पैसेंजर से भी कुछ रिव्यू यहाँ लेना चाहूंगा। किस तरह से आप देखते हैं, आज रेल मंत्री जी आपके संग यात्रा कर रहे हैं। पहली बात तो कि आप आज जबकि नई ट्रेन की शुरुआत हुई है, बरसों बाद आपको ट्रेन मिली, बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छी बात है। और अब मंत्री साहब हमारे साथ में है, जालौर से डायरेक्ट दिल्ली है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो, कैसा बोलोगे आप इस ट्रेन को, नई ट्रेन को? जालौर से दिल्ली जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तमाम जो रेल यात्री हैं वो यहाँ पर खुशी का पल जो है उनके लिए यहाँ कहा जा सकता है कि रेल मंत्री खुद उनके साथ में ट्रेवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही में आज जालौर के निवासियों के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन कहा जा सकता है कि जब भुज से लेकर के दिल्ली तक की जो सेवा है उसमें उनको कनेक्टिविटी मिली है। पहले बदल बदल करके यात्राएं करनी पड़ती थी, लेकिन अब जालौर से ही जो है दिल्ली की यात्रा सुगम हो सकेगी। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज, जयपुर। राजनीति में मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन जब भाषा की मर्यादा टूटने लगे तो लोकतंत्र की गरिमा सवालों के घेरे में आ जाती है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के कथित विवादित बयानों ने सियासी गलियारे में नया तूफान खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ इस्तेमाल की गई अमर्यादित भाषा पर अब राजनीतिक संग्राम तेज हो गया है। सवाल यही है कि क्या राजनीतिक हताशा अब सार्वजनिक संवाद की सीमाएं भी लांघने लगी है। विवादित बयान और बेतुके बोल का सिलसिला कांग्रेस नेताओं की राजनीति का हिस्सा बनता जा रहा है। पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणियां विवादों के घेरे में थीं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का नाम भी अब जुड़ गया है। दरअसल ताजा मामले में महोबा पहुंचे उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय तमाम मर्यादाओं को तार-तार करते हुए कैमरे पर कैद हो गए। सोशल मीडिया पर उनके ऐसे 2 वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं जिसमें वे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिले के पुलिस कप्तान के खिलाफ ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरत में पड़ गया। कांग्रेस नेता के इस बयान पर भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया है और कार्रवाई की मांग की है। बहुत ही अभद्र, अशोभनीय टिप्पणी है, जितनी निंदा की जाए कम है। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आम लोगों की श्रद्धा है। कांग्रेस में क्या संस्कार मिलते हैं यह उनके वक्तव्य से लोगों ने देखा है। हम इसमें जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हैं। यह अपराध अक्षम्य है, इसमें भाई जनता के सामने माफी मांगे। ये गांधीवादी कांग्रेस नहीं, ये गाली वाली कांग्रेस बन चुकी है। इसीलिए राहुल गांधी ने पहले गद्दार बोला पीएम को,
लाठी डंडे मारेंगे, मौत का सौदागर। और अब उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस पे अजय राय ने जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की है, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके पास असली कोई मुद्दा नहीं है पीएम के खिलाफ। एक तरफ अजय राय जब बीमार होते हैं तो पीएम उनके हालचाल के बारे में पूछते हैं, और ये किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं। तो ये संस्कार भी अपने अपने होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का हर नेता गाली गलौज कर रहा है, क्योंकि इनकी संस्कृति गाली गलौज वाली है। राहुल गांधी गाली देते हैं और उससे इंस्पायर होके उनके कैंडिडेट अजय राय भी गाली देते हैं। कांग्रेस पार्टी की सोच अराजक है और कांग्रेस पार्टी आज इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, गाली गलौज कांग्रेस बन चुकी है। वहीं कांग्रेस के विपक्ष के साथी ऐसी भाषा को अमर्यादित और आपत्तिजनक मान रहे हैं। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरह से अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। लोकतंत्र में शब्दों की मर्यादा हमेशा होनी चाहिए। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि अजय राय जी की जो एक वायरल वीडियो हो रही है, उन जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है वो असंसदीय है और किसी भी नेता को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राजनीतिक नतीजों की हताशा का असर जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है, उसमें भाषा की मर्यादा लगातार तार-तार होती जा रही है और जिससे कांग्रेस नेताओं का राजनीतिक चरित्र सवालों के घेरे में दिख रहा है। लखनऊ से विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल की राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन, तलाशी और तनाव का दौर लगातार गहराता दिखाई दे रहा है। एक ओर ईडी की छापेमारी ने सत्ता के गलियारों में हलचल बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा और नगर निगम में सियासी खींचतान खुलकर सामने आ रही है। कानून व्यवस्था को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच केंद्र द्वारा केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ाने का फैसला सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ आमजन को और आश्वस्त करेगा। ममता बनर्जी के करीबी बताए जा रहे शांतनु सिन्हा विश्वास की संपत्तियों की तलाश में ईडी ने छापेमारी की। ईडी मुर्शिदाबाद के कांदी में शांतनु सिन्हा विश्वास के घर का ताला तोड़कर अंदर घुसी। राजमहल जैसे आलीशान घर में हर कमरे में एसी, फर्श ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि बागान बाड़ी समेत इतनी बड़ी संपत्ति बनाने के लिए पैसा कहां से आया। इसी सवाल के जवाब की तलाश में केंद्रीय बलों को साथ लेकर कांदी स्थित घर में ईडी ने रेड की। इस घर में शांतनु सिन्हा विश्वास की बहन गौरी सिन्हा विश्वास रहती थी। वह स्थानीय नगर पालिका की वाइस चेयरमैन भी हैं। शांतनु को सोना पप्पू के साथ रंगदारी, धोखाधड़ी, एनआरआई कोटे से मेडिकल एडमिशन और बालू तस्करी मामले में 14 मई को गिरफ्तार किया गया था। कांदी के अलावा 8 अन्य जगहों पर भी एक साथ तलाशी अभियान जारी है। इधर विधानसभा और कोलकाता नगर निगम में भी नाटकीय खींचतान देखने को मिली। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के कमरे को लेकर कुणाल घोष गुट ने विरोध किया। कोलकाता नगर निगम में नगर आयुक्त स्मिता पांडे के खिलाफ मेयर फरीद हकीम समेत पार्षदों ने प्रदर्शन किया। हालांकि दोनों जगहों के विरोध प्रदर्शन में तृणमूल के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद नहीं रहे। विधानसभा में केवल 18 विधायक पहुंचे। वहीं कोलकाता नगर निगम में 136 में से 86 पार्षद मौजूद रहे। हमारा आज सेशन था, चेयरमैन बोला है सेक्रेटरी को खोलने के लिए, ताला बंद करके चला गया। हम लोग काउंसिलर क्लब में गए, काउंसिलर क्लब में हम लोग सेशंस किया है। ये डेमोक्रेसी के लिए हम लोग को लड़ाई चलेगा। कोलकाता कॉर्पोरेशन तो अलग एक तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको बंद नहीं कर पाएंगे। ऐसे जबरदस्ती बंद करने से नहीं चलेगा। जैसे भी साजिश करे कोई साजिश नहीं टिकेगा। बंगाल में हम लोग ही रहेंगे। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती 20 जून तक जारी रखने का फैसला किया है। राज्य में करीब 500 कंपनियां केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनात रहेंगी। सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं में पढ़ने की आदत कम होने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जो समाज किताबें पढ़ना छोड़ देता है वो धीरे धीरे अपनी आलोचनात्मक चिंतन क्षमता खो देता है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति भवन में पीपी सत्यन द्वारा लिखित पुस्तक द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ पीएन पणिक्कर का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने नालंदा और तक्षशिला जैसे प्राचीन शिक्षा केंद्रों का स्मरण करते हुए युवाओं में पठन पाठन की संस्कृति को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पणिक्कर जी का मानना था कि ज्ञान कभी भी कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि मानवता की सेवा करनी चाहिए और सामाजिक जागृति का माध्यम बनना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने देश में ज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार की कई पहलों की सराहना की।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में साझा किए गए दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहा कि पुस्तकालयों को ज्ञान के गतिशील केंद्रों के रूप में विकसित होना चाहिए। केंद्र और लद्दाख के बीच प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। बैठक में लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ ही साथ केंद्र के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए। चर्चा के बाद लद्दाख के प्रतिनिधियों ने सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये चर्चा बहुत सार्थक रही। प्रतिनिधियों ने इस वार्ता को लद्दाख के लोगों के हित में और ऐतिहासिक बताया है। मुद्दे हैं सरकार के सामने रखा और जो कंस्ट्रेंट था वो सारा डिस्कस हुआ और गृह मंत्रालय की तरफ से जो एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज है लद्दाख यूटी JNK यूटी के, उन्होंने पूरी तरह से अच्छी तरह से सब लोगों के सामने रखा। महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सहमति बनी है, एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ है। आज की मीटिंग में ये सारा डिसीजन हो पाया, तो ये मैं समझता हूँ ये लद्दाख के लिए बहुत ही हिस्टोरिक दिन रहा है आज का। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स में उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत ही लॉजिकल तरीके से डिस्कशन यहाँ पर मुकम्मल हुआ। बहुत सारे जो पेंडिंग इश्यूज है उनके ऊपर जो है एक सॉल्यूशन निकल के आया और जो कि बिल्कुल लद्दाख और लद्दाख के लोगों के हित में था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत सरकार को धन्यवाद करना चाहूँगा, स्पेशली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को और ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, क्योंकि उन्होंने हमेशा से जो है हम लोगों को ये एहसास दिलाया है कि भारत सरकार जो है लद्दाख और लद्दाख के लोगों के हित में काम करना चाहते हैं। और उसी के चलते हुए जो है बीते हुए दिनों में जो है हमें यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था और उसके बाद जो है हमें फाइनेंशियली एम्पावर कर दिया था। और लद्दाख में जो पिछले 30-40 सालों में जो काम नहीं हुआ है उनके ऊपर जो है काम हुआ इतने शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर विभाजन के समय संघ की शक्ति आज जितनी होती तो देश का विभाजन कभी नहीं होता। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र द्वारा प्रस्तुत डॉक्यूमेंट्री दिल्ली में संघ यात्रा के प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि विभाजन के दौर में संघ स्वयंसेवकों ने हिंदू समाज की सुरक्षा और विस्थापितों की मदद के लिए बड़ा अभियान चलाया था। सुनील आम्बेकर ने कहा कि उस समय श्री गुरु जी के निर्देश पर स्वयंसेवक अंतिम हिंदू के सुरक्षित निकलने तक डटे रहे और इस दौरान अनगिनत स्वयंसेवकों ने बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हेडगेवार ने राजनीति नहीं बल्कि सांस्कृतिक जागरण और समाज संगठन के उद्देश्य से संघ की स्थापना की थी। कार्यक्रम में संघ के दिल्ली प्रांत से जुड़े कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे, जबकि दिल्ली में संघ यात्रा डॉक्यूमेंट्री में दिल्ली में संघ के विस्तार और विभाजन काल के संघ के कार्य को ऐतिहासिक संदर्भों में प्रस्तुत किया गया है। उस समय संघ की शक्ति उतनी नहीं थी, अन्यथा देश का विभाजन भी नहीं होता। परंतु देश का जब विभाजन हो रहा था और हुआ तो उस समय निश्चित रूप से ये निर्देश था सभी स्वयंसेवकों के लिए, उस समय के तत्कालीन सरसंघचालक श्री गुरु जी का, जो उस उधर का जो नया पाकिस्तान बन गया उस क्षेत्र में जो हिंदू है उनकी पूरी तरह रक्षा होनी चाहिए और अंतिम व्यक्ति सुरक्षित रूप से आने तक स्वयंसेवक डटे रहे। श्री गुरु जी 5 अगस्त 7 अगस्त इन सब दिनों में 1947 में जहां यहाँ सारी उथल पुथल में सब लोग व्यस्त थे, तब गोरवलकर गुरु जी कराची में थे और उधर सारे स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन कर रहे थे कि किस तरीके से ये सारा कार्य किया जाए। आज की पीढ़ी को भी समझना अत्यंत आवश्यक है कि देश किन कठिन परिस्थितियों में गुजरा और उन कठिन परिस्थितियों में समाज की कैसे भूमिका रही, संघ के स्वयंसेवकों की कैसे भूमिका रही। आज इसको इतने वर्षों के बाद एक निरपेक्षता से देखना अत्यंत आवश्यक है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई को बड़ी सफलता मिली है। सीबीआई ने फिजिक्स पेपर लीक से जुड़ी एक और अहम आरोपी को गिरफ्तार किया है जो सीधे परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी हुई थी। जांच एजेंसी का दावा है कि आरोपी के पास फिजिक्स प्रश्न पत्रों की पूरी पहुंच थी और उसी ने परीक्षा से पहले सवाल लीक किए। सीबीआई के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनीषा संजय हवलदार के रूप में हुई है, जो महाराष्ट्र के पुणे स्थित सेठ हीरालाल सराफ प्रशाला में कार्यरत है। जांच एजेंसी ने बताया कि मनीषा हवलदार को एनटीए ने
नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रक्रिया में एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था और उसे फिजिक्स प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच हासिल थी। सीबीआई के अनुसार अप्रैल 2026 में आरोपी ने नीट यूजी 2026 के फिजिक्स विषय से जुड़े कई सवाल सह आरोपी मनीषा मांढरे को भेजे और इसे पहले ही 16 मई को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी द्वारा साझा किए गए सवाल नीट यूजी 2026 के वास्तविक फिजिक्स पेपर सेट से मेल खाते हैं। सीबीआई ने देश भर में कई ठिकानों पर छापेमारी की है, जहां से दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एजेंसी अब जब्त किए गए डिजिटल और वित्तीय रिकॉर्ड का विस्तृत विश्लेषण कर रही है। सीबीआई ने यह मामला 12 मई 2026 को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की शिकायत के आधार पर दर्ज किया है। अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीबीआई का दावा है कि जांच में पेपर लीक के वास्तविक सोर्स तक पहुंच बना ली गई है, जबकि छात्रों से लाखों रुपए लेकर कथित स्पेशल कोचिंग क्लासेस चलाने वाले मिडिलमैन भी पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और सतत जीवन शैली की अपील को ब्रिक्स देशों तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गांधीनगर में ब्रिक्स प्रतिनिधियों के साथ साइकिल चलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक 2026 के लिए विभिन्न देशों के प्रतिनिधि गांधीनगर पहुंचे हैं। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण, स्वस्थ जीवन शैली, हरित शहरों और आने वाली पीढ़ियों के लिए टिकाऊ भविष्य के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से साइकिलिंग की गई। देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। उत्तर, पश्चिम, मध्य पूर्व और पूर्वी भारत में कई जगहों पर हीट वेव और तेज तपिश के कारण तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि ऊर्जा मंत्रालय ने पिछले 4 दिनों में बिजली की खपत के रिकॉर्ड टूट जाने की जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने जनता से विशेष सावधानी बरतने और बिजली का संयमित उपयोग करने की अपील की है। देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। हीट वेव, उमस और तेज तपिश से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव का असर अब जनजीवन पर साफ दिखाई देने लगा है। तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते लोग दोपहर के समय घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में हीट वेव से भीषण हीट वेव की स्थिति को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यह स्थिति अगले 6-7 दिन तक करीब 28 मई तक बनी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 5 दिन तक उत्तर भारत के कई हिस्सों में भीषण लू चलती रहेगी। कई शहरों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ सहित कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुछ इलाकों जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश में भीषण गर्मी लोगों की जिंदगी को प्रभावित करेगी। उत्तर भारत में पिछले सप्ताह से तेज गर्मी का दौर जारी है। 19 मई से 22 मई तक अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। 19 मई को तापमान सबसे अधिक 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जिससे लोगों को भारी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन 23 से 26 मई के लिए भी गर्मी में कोई खास गिरावट होने की संभावना नहीं है। इस दौरान अधिकतम तापमान लगातार 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गर्मी बहुत है सर, बहुत ज्यादा। गर्मी प्रचंड, गर्मी का क्या कहना, एकदम टाप, और ऐसा लग रहा है चक्कर टाइप का आ रहा है। बहुत ज्यादा धूप है, थोड़ा भी काम करने में बहुत कष्ट हो रहा है। इस बीच देश में जारी तेज गर्मी के बीच
बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि पिछले 4 दिन में बिजली की मांग ने सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मंत्रालय के अनुसार 18 मई को 257.37 गीगावाट, 19 मई को 260.45 गीगावाट, 20 मई को 265.44 गीगावाट और 21 मई को 270.82 गीगावाट रिकॉर्ड बिजली खपत दर्ज की गई। दिन में सबसे ज्यादा खपत का समय दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच होता है। सरकार ने गर्मी में सभी से बिजली का विवेकपूर्ण और संयमित उपयोग करने की अपील की है। केंद्र सरकार ने बेहतर बिजली व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि की गई है और कोयला उत्पादन तथा आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया गया है। वन नेशन वन ग्रिड योजना के तहत प्रसारण नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों का तेज विकास किया जा रहा है। वास्तविक समय में बिजली की मांग का पूर्वानुमान और निगरानी प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। आपातकालीन बैकअप बिजली और ग्रिड स्थिरता प्रणालियों को तैयार रखा गया है। स्मार्ट मीटर, ट्रांसफार्मर और सब स्टेशन के माध्यम से वितरण व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार राज्यों, रेलवे और कोयला मंत्रालय के साथ लगातार समन्वय और समीक्षा कर रही है ताकि देश भर में बिजली की आपूर्ति निर्बाध और स्थिर बनी रहे। देश में बढ़ते तापमान की वजह से मौसम विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आम जनता के लिए सावधानी पूर्वक कदम उठाने की सलाह दी है। दोनों संस्थाओं ने विशेष रूप से दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बाहर निकलने से बचने की हिदायत दी है। सावधानी के तौर पर पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी गई है। इसके अलावा ORS, नमक चीनी का पानी, लस्सी और नींबू पानी लेने की सिफारिश की गई है। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखने की बात कही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए काबुल को BCG, टिटनेस और डिप्थीरिया टीकों के लिए 20 टन ड्राई सामग्री खेप भेजी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तस्वीरें शेयर करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले दिनों में अफगानिस्तान को और भी सहायता सामग्री भेजी जाएगी। नई दिल्ली में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के 13वें राष्ट्रीय छात्र दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस समारोह में देश भर से करीब 1200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू ने जून और दिसंबर 2025 के CMA परीक्षाओं में श्रेष्ठ आने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इसके अलावा 200 से अधिक CMA रैंक प्राप्तकर्ताओं, 47 पुरस्कार विजेताओं को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जबकि 152 प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र वितरित किए गए। ICMAI को कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी संस्था माना जाता है, जिसके साथ 1 लाख से अधिक पेशेवर और 6 लाख से ज़्यादा छात्र जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत उभरती आर्थिक महाशक्ति है। ऐसे में लागत लेखाकार पेशेवरों की जिम्मेदारी और महत्व और बढ़ जाता है। India is one of the fastest growing major economies in the world, but growth also brings complexity. Businesses are expanding, supply chains are evolving, and financial systems are becoming more interconnected. Professionals like you will play an important role in ensuring efficiency, discipline, transparency, and accountability within this system. That is why your contribution matters, not only to organizations, but to the broader idea of Vikshit Bharat. केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने लागत लेखाकारों को अर्थव्यवस्था का स्तंभ और आर्थिक योद्धा करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है। ऐसे में विकसित भारत के निर्माण में लागत लेखाकारों का योगदान महत्व रखता है। Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, India is the fastest
growing major economy. And we hope that we are firmly on the path of becoming the third largest global economy and achieving the dream of Vikshit Bharat by 2047. क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में आयोजित होगी। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो शामिल होंगे। ये सभी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। बैठक में क्वाड सहयोग को बढ़ाने पर विशेष चर्चा होगी। ये सभी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इनकी मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ने असंभव से लगने वाले लक्ष्य को हासिल करते हुए करोड़ों परिवारों का सपना साकार किया है और उन्हें सुरक्षा के एक आधार भी दिया है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 3 करोड़ 91 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 3 करोड़ 4 हजार से अधिक परिवारों को पक्का आवास मिल गया है। शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ 25 लाख घर स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1 करोड़ 19 लाख से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है। योजना ने करोड़ों बेघर लोगों को अपनी छत और आत्मसम्मान दिया है। इसलिए इस योजना के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ घर नहीं, करोड़ों परिवारों की सुरक्षा का आधार है। और अब खबर कान फिल्म फेस्टिवल से। भारत और स्पेन के बीच रिश्ते अब सिर्फ कूटनीतिक या फिर व्यापारिक हदों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सिनेमा अब दोनों देशों के बीच एक मजबूत सांस्कृतिक पुल बनकर उभरा है। भारत और स्पेन के बीच बढ़ती सिनेमाई साझेदारी सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संस्कृति, पर्यटन, टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव इकॉनमी के नए अवसर भी खोल रही है। और इसकी झलक 79वें कान फिल्म महोत्सव में भी दिख रही है। देखिए कान में मौजूद हमारी संवाददाता जया सिन्हा की खास रिपोर्ट। भारत और स्पेन, दो संस्कृतियां, दो भाषाएं, लेकिन सिनेमा के जरिए दोनों देशों के रिश्ते अब और गहरे हो रहे हैं। 2026 को स्पेन इंडिया डुअल ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। गोवा में आयोजित इफ्फी 2025 में स्पेन की पार्टनर कंट्री बनने के बाद दोनों देशों के बीच फिल्म को प्रोडक्शन, लोकेशन शूटिंग, फिल्म फेस्टिवल्स और क्रिएटिव एक्सचेंज को नई रफ्तार मिली है। India is very, very special country. We have very good relationship with India. Even more in this year, we are in the dual year India-Spain. For us, it's a great opportunity to develop the very good relationship on visual affairs and in between India and Spain. And we are going to work very closely for a big event of Indian producers and Spanish producers in the festival, film festival of San Sebastian, and in September. And in November we are going to go to Goa, to the International Film Festival of Goa, to work in relation to a very good strength in between Spain and India. दोनों देशों के बीच फिल्म को प्रोडक्शन संधि फिल्मकारों के लिए फिल्म निर्माण को आसान बनाना, क्रॉस बॉर्डर शूटिंग बढ़ाना, टैक्स इंसेंटिव, फाइनेंसिंग और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन में मददगार साबित हुई है। स्पेन की मैड्रिड, बार्सिलोना और बलाडोलिड जैसे शहरों में आयोजित फिल्म फेस्टिवल भारतीय इंडिपेंडेंट सिनेमा को यूरोप में नया बाजार दे रहा है। अपना स्पेन के साथ एक कल्चर मैच बहुत ज्यादा है। प्लस स्पेन अदर देन बाकी सब यूरोपियन कंट्रीज के हिसाब से काफी चीप भी हैं, हमारी तरह बहुत ज्यादा मैं बोलूँगा पैशनेट भी हैं, प्लस दे नो हाउ टू वर्क अराउंड बजट्स। तो ये एक वैसी कोलैबोरेशन होगी जहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं होगी। हमको क्या लगता है कि जैसे मैं फ्रांस के साथ जाता हूँ, वो थोड़ा पैसा डालते हैं पर वो बहुत ज्यादा कुछ ले जाते हैं। हम कम पैसे में इतनी बड़ी शूटिंग करते हैं, हमारा शेयर कम रहता है उस चीज में, विच इज अ वेरी डिस्प्रोपोर्शनेट वे। पर स्पेन के साथ वो नहीं होगा। बराबर की कॉस्टिंग है, बराबर का रेट है, जितना पैसा जो लगाएगा, जितना काम जो करेगा उसको उतनी प्रोपोर्शनेट मिलेगी। आई थिंक ये बहुत बड़ा एफर्ट है सरकार का कि वी आर पुटिंग फोकस ऑन स्पेन। हम लोग स्पेन के साथ काम करना चाहेंगे। भविष्य में ये सहयोग ग्लोबल सिनेमा में भारत और स्पेन दोनों की मौजूदगी को और मजबूत कर सकता है। 2011 में आई ब्लॉकबस्टर जिंदगी मिलेगी ना दोबारा ने भारत में स्पेन की खूबसूरती को बहुत लोकप्रिय बना दिया। भारत स्पेन ड्यूल ईयर के तहत लगातार आयोजनों का दौर जारी है। मकसद है फिल्मों के माध्यम से पर्यटन, कला और एआई को जोड़ना।
स्पेनिश सरकार भारतीय फिल्मकारों को वहां शूटिंग करने के लिए काफी आकर्षित कर रही है, टैक्स इंसेंटिव्स भी दे रही है। लेकिन हम यहां पर एक ऐसा तंत्र विकसित कर रहे हैं जिसके चलते स्पेनिश बाजारों और डिस्ट्रीब्यूशन चैनलों तक भारतीय फिल्मों की सीधी पहुंच बन सके। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, कान। तो आपने देखा कान में मौजूद हमारी संवाददाता जया सिन्हा की खास रिपोर्ट। और दिग्गज संगीतकार ओपी नैयर की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं अभिनेत्री निहारिका रायजादा। और इन दिनों ये अपनी फिल्म मर्सी को लेकर विशेष चर्चा में है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में निहारिका ने फिल्म में अपने किरदार, महिलाओं की मजबूत कहानियों और ओपी नैयर के 100 साल पूरे होने पर जश्न की खास बातें साझा की हैं। देखिए कान में मौजूद हमारी संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। ग्लैमर, ग्रेस और अंतर्राष्ट्रीय कल्चर, तीनों ही दुनिया में महारत हासिल की है। एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, निहारिका रायजादा। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज पे हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले बहुत ही खूबसूरत आपका कल रहा रेड कार्पेट पर, और एक बहुत ही मशहूर फ्रेंच फिल्म के साथ के लिए आपने वॉक किया। सबसे पहले उस अपनी मौजूदगी के बारे में थोड़ा सा शेयर कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। आखिरी प्रीमियर था कैन फिल्म फेस्टिवल, 79 कैन फिल्म फेस्टिवल का, और फ्रेंच फिल्म, बहुत ही नेशनल फिल्म, एक ऐसी कहानी जो शार्ल द गर्ल के बारे में बात करती है, जो बहुत मशहूर पर्सनैलिटी है और जिनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। तो आई लव्ड इट। सारे फ्रेंच सेलिब्रिटीज़ थे, केविन स्पेसी जी भी थे, बहुत सारे फ्रेंच आर्टिस्ट थे। तो इट रियली फेल्ट लाइक होम कमिंग, यू नो। आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काफी धूम मचा रही है इनकी फिल्म मर्सी, जो पैसिफिक इंडोनेशिया को लेकर बात करती है, और इसका यूरोप प्रीमियर हुआ। बहुत ही खास मकसद के साथ ये बात करती है, और हाल फिलहाल में ये मुद्दा काफी सुर्खियों में भी रहा। किस तरह से देखती हैं इस फिल्म में काम करना, और अब जिस तरह की रिस्पॉन्स इस फिल्म को मिल रहा है? फिल्म को तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, तो हम बहुत खुश हैं। और लोगों को पता है, जब आप किसी को कहो कि अ लव्ड वन, आप उसको लेट गो करो ना करो, या मृत्यु के बारे में कोई भी बात करे तो कोई बात नहीं करना चाहता। तो हमारी फिल्म की वजह से इस विषय पे अब चर्चा हो रही है, विच इज़ ब्यूटिफुल। ओपी नैयर साहब की 100 वर्ष की जयंती का जश्न आप मना रहे हैं, और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि वैश्विक मंच पे। थोड़ा उसके बारे में बताइए, कैसे उनकी विरासत को आज याद करती हैं, कैसे उनके संगीत को आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रही हैं? CID, मिस्टर एंड मिसेस 55, कश्मीर की कली, ऐसे कमाल के गीत, अनोखे गीत इन्होंने कंपोज किए हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा उम्र भर याद रहें लोगों के दिलों में, लोगों के यादों में। तो मैं जगह जगह मंच पे जाके उनकी परफॉर्मेंसेस करवा रही हूँ, और 100 साल उनके बहुत अच्छे गुजरे, एंड आई थिंक उनको याद हमेशा रखते रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर थे। आपने कहा है कि आप भारत से पेशेंस आपने सीखा है, और लग्जमबर्ग से आपने विविधता। कैसे एक भारत और लग्जमबर्ग के बीच एक कल्चरल एम्बेसडर के तौर पर भी आप काम करती हुई नजर आती है? देखो, एक बहुत छोटा देश है फिर भी, लेकिन बहुत पावरफुल है, फाइनेंशियल हब है, और भारत से मतलब धीरे धीरे और जुड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन हमारे भारत से जुड़ रहा है। तो आई फील कि मैं एक बहुत अच्छी ब्रिज हो सकती हूँ दोनों के बीच, क्योंकि मुझे यहाँ की भी भाषा आती है और हमारे हिंदुस्तानी भाषा भी आती है। जब आप जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ पले बढ़ते हैं, तो वहाँ की जो आप संस्कृति सीखते हैं, फिर बाद में जो आपके विरासत में आपके मम्मी पापा ने आपको दी हुई है, जो मेरे हिंदुस्तान से मुझे सीख मिली है, उन दोनों को जोड़ने में अगर मैं सक्षम हूँ तो दैट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग फॉर माई लाइफ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यकीनन कला वो एक माध्यम है जो आज विभिन्न देशों को जोड़ता हुआ आता है, और ऐसे कलाकार जो विरासत के साथ भारतीय संस्कृति को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, यकीनन भारतीय सिनेमा, भारतीय कला को आज वैश्विक मंच पर और ज्यादा मजबूती प्रदान कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, कान।